ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कथा को भी आधी अधूरी सुनते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, स्वैप मार देते हैं, और जो कि जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो साथियों, जानकारी यह है, बहुत ही जल्द हम साईं ध्यान योग में मेडिटेशन का कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं, जो कि सप्ताह में 2 बार आपको सुनने के लिए मिला करेगा। बहुत ही जल्द आपके लिए मेडिटेशन एक बिल्कुल साधारण, जो कि एक आम व्यक्ति, बहुत से लोग घबराते हैं कि रामदेव बाबा के योगा में जाना होगा, कसरत करनी होगी, योगा करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही साधारण योग। उसका मेन फायदा क्या है कि आप जिस भी देवता की उपासना कर रहे हैं, उससे आपकी मुलाकात हो जाए। किस रूप में कर रहे हैं, जिस रूप में आप कर रहे हैं, उसी रूप में आपसे मुलाकात हो जाए। तो साथियों, बहुत ही जल्द इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं साईं ध्यान योग की ओर से मेडिटेशन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। कथा प्रारंभ करते हैं। कि नाना साहब चांदोलकर पहुंच गए अपने कार्यालय, और सबसे पहले वैक्सीन लगाने का उनकी बारी थी। अब नाना साहब पहुंच तो गए बाबा के बताए अनुसार, लेकिन उनकी हो रही थी हवा खराब हो रही थी। कैसे हो रही थी कि आप भुगत चुके हैं वैक्सीन का नतीजा, कि जब वैक्सीन आई थी कोरोना के दौरान, तो आप सभी की क्या हालत थी कि पहला वैक्सीन कौन लगवाएगा, जिसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो नाना साहब जो थे, वैक्सीन लगवाने के लिए बैठ गए डॉक्टर के रूम में, और घबराहट में ओम साई राम उन्होंने जपना चालू कर दिया। खैर जी, वैक्सीन उनके लग भी गई, और वो वैक्सीन लगवाने के बाद बेहोश हो गए। जिन डॉक्टरों ने उनको पहली वैक्सीन लगाई थी, वो भी घबरा गए। इधर बाबा सुबह सुबह ध्यान योग में अपने पहुंच गए, कह के कि मैं ध्यान में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतने में द्वारका माई में श्रीकांत आ गए। निहारिका जो लड़की थी, वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, साफ सफाई करी उसने, पानी भर लाई। इतने बाबा पहुंच गए। ध्यान योग में जाने के बाद सीधे नाना के पास। नाना को उठाया कि नाना, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हें साईं मैं बेहोश कैसे हो गया? बाबा ने कहा, बेहोश तुम वैक्सीन की वजह से नहीं हुए, बेहोश तुम अपने डर के मारे हुए। उठो, देखो तुम्हारे को कुछ हुआ? अब नाना को यकीन हो गया कि हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। खैर, नाना को कार्यक्रम में लगाकर, वैक्सीन के कार्यक्रम में लगाकर, और बाबा फिर वापस आ गए। अपने द्वारका माई में तो श्रीकांत ने उन्हें, साईं आपने बुलाया था, बताइए क्या काम है? बाबा कहने लगे, श्रीकांत, काम मेरा नहीं, काम तुम्हारा है। तुम्हें बहुत दिनों से अध्यापिका की तलाश थी। ये अध्यापिका तुम्हारे पाठशाला के लिए उपयुक्त रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसने बचपन से लेके आज तक माँ सरस्वती, किताबों को माँ सरस्वती का रूप माना है, और इसकी चाहत है कि किताबें इससे कभी दूर ना हो, ता जिंदगी इससे किताबें दूर ना हो।
तो बताओ इससे अच्छी अध्यापिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। इतने बाबा समझा ही रहे थे श्रीकांत को। श्रीकांत भी खुश हो रहे थे कि हाँ ठीक, साईं ने, श्रीकांत को तो पता था कि साईं ने जो चयन किया है जिसका, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इतनी देर में निहारिका के सास ससुर पति पहुंच गए कि साईं, हमने इसे घर से निकाला, इसने हमारे साथ धोखा किया और आप इसको सहयोग कर रहे हो, जबकि सहयोग आपको हमें करना था। बाबा कहने लगे, को मैंने आपसे कहा था कि ये लड़की तुम्हारे परिवार के लिए उपयुक्त है, इससे बेहतर लड़की तुम्हारे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन तुम नहीं समझते। इतने में निहारिका का पति बोला, मैं इससे संबंध खत्म कर चुका हूँ और आज से साईं आप इसका साथ दे रहे हैं, इसलिए आज से भी आपसे भी संबंध खत्म करते हैं। आपको जो हम गुरु मानते हैं, तो हम अपने गुरु का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा निहारिका का पति बोला। बाबा चुपचाप मुस्कुराते रहे। उसके बोलने के बाद निहारिका क्या ससुर कि साईं, हमने आपको आज तक अपना गुरु माना, आपने जो कहा हमने किया, लेकिन आज से इस लड़की का साथ देने के कारण हम आपको अपने गुरु का बहिष्कार कर रहे हैं और आपको अपनी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। ऐसा कहकर चले गए। बाबा मुस्कुराते रहे। उसके बाद बाबा ने श्रीकांत को समझाया। श्रीकांत कहने लगे, ठीक है, मैं वापस पाठशाला से लौटते समय तुम्हें पुस्तक ला दूंगा, क्योंकि कल तुम्हें स्कूल जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसलिए पहला पाठ पढ़ाने के लिए तैयारी कर लेना। श्रीकांत कहकर चले गए पाठशाला। दैनिक कार्यक्रम चलते रहे शिरडी के बाबा के। अब निहारिका का पहला दिन पाठशाला जाने का पहला दिन। निकली किताब कॉपी लेके पाठशाला के लिए श्रीकांत जी के साथ। श्रीकांत कहीं रुक गए पाठशाला, वो अकेले जा रही थी कि रास्ते में टकरा गया उसका पति। दोनों की भिड़ंत हुई, फिर कुछ अपशब्द उसके पति ने कहे और चला गया। खैर, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके पाठशाला में पहुंची। अब जिस बच्चे ने कभी बच्चों को दूसरे को नहीं पढ़ाया हो, उससे घबराहट तो होती है। अब घबराहट में बाबा को वो याद कर रही कि साईं, आपने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस वक्त आप कहाँ हैं? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी इन्हें बच्चों को। इतने में देखा तो बाबा और श्रीकांत दोनों पाठशाला पहुंच गए। निहारिका ने बाबा को देखा तो उसकी जान में जान आई। बाबा ने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है स्कूल में, पढ़ाने का पहला पाठ पढ़ाना है तुम्हें, तो मैं देखने चला आया कि तुम कैसा पढ़ाती हो, कि बेहिचक होके पढ़ाओ। उसके बाद उसका भी कुछ हौसला बढ़ा, उसने बच्चों को पढ़ाना चालू किया और पहला ही पाठ जो उसने पढ़ाया तो ऐसे पढ़ाया कि छोटे से छोटे बच्चे की समझ में आया, और श्रीकांत को भी ताली बजाने पे मजबूर कर दिया। अब श्रीकांत ने ताली बजाई तो सारे बच्चे ताली बजाने लगे। श्रीकांत कहने लगे, भाई साईं, आपने मेरे को इस स्कूल में अध्यापिका देकर बहुत बड़ी कृपा की है। पहला दिन था। निहारिका वापस पाठशाला से अपने घर आ गई। अब निहारिका का जो भतीजा था, बड़े जेठ का लड़का, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। घर जाकर अब जो निहारिका ने पाठ पढ़ाया था वो गुनगुनाता हुआ
बोलता हुआ जा रहा था। घर पहुंचा, और घर पे उसकी माँ बाप ने देखा क्या बोल रहा है। ने कहा आज निहारिका काकी ने मुझे ऐसे पढ़ाया कि पूरा का पूरा पाठ स्कूल में ही याद हो गया, मुझे घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। और वो तो दोनों पति पत्नी जेठ जेठानी दोनों के दोनों भूल गए उसकी बात है। इतने में निहारिका का पति घर में बच्चे को देख के अपने भैया भाभी से कहने लगा कि भाभी इसे पढ़ने दो, वरना इसका भी मेरा जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि मैं अनपढ़ होने के कारण मेरी गृहस्थी टूटी। खैर जी, वो दिन बीत गया। उधर चांदोलकर साहब पहुंचे शिरडी वापस टीका लगवाने के बाद। बाबा के पास चांदोलकर साहब बैठे थे। निहारिका का दूसरा दिन स्कूल में। बच्चों के घर वाले, ज्यादातर घर वाले बच्चों के पाठशाला पहुंच गए। निहारिका की तारीफ कि तुमने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा रही हो, और इस तरह से पढ़ा रही हो कि हमें बच्चों के ऊपर मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे, जो कि तुमने यहाँ पाठशाला में पढ़ाने की जिम्मेवारी ली। इतने में निहारिका के सास ससुर शेठ जेठानी भी पाठशाला पहुंच गए। पाठशाला के द्वार पर ही खड़े होकर कि बच्चे को पाठशाला से लेकर उन्हें मंदिर जाना था। अब पब्लिक की तारीफ सुनकर उन तो जल भुन गए। खैर, निहारिका किसी से बात कर रही थी, वो कहने लगी अभी आई। उन्होंने सास ससुर के पैर छुए, जेठ जेठानी के भी पैर छुए और आशीर्वाद लेके। अब कहें तो वो कहें क्या, पैर छू रही है तो आशीर्वाद तो देना बनता है। खैर, ये लोग मंदिर चले गए। इतने में निहारिका का पति स्कूल के सामने से गुजर रहा था। निहारिका को बातचीत करते हुए औरतों के बीच में खड़ी देख के रुक गया। छुप के एक तरह से बात सुनने लगा। निहारिका से औरतें कह रही थी, भाई हमें बड़ा दुख है, तुम्हारा घर टूटा और तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की को पाकर भी इन लोगों की मति मारी गई। ये वो इस तरह की उसके ससुराल की बुराई कर रही थी औरतें। उसने कहा, क्षमा करना काकी, मैं अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं सुन सकती, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने ताऊ जी के कहने में आकर, जोर जबरदस्ती में आकर इन लोगों को सच नहीं बताया। उनका कहना ये था कि पढ़ी लिखी बताएंगे तो रिश्ता नहीं हो पाएगा, और मेरा कहना ये था कि सच बता दो, नहीं तो मुझे बाद में परेशानी होगी। तो गलती ससुराल वालों की नहीं, गलती खुद मेरी है। मैं अपने ससुराल वालों के प्रति एक भी अपशब्द नहीं सुन सकती। इस तरह की बातें वो अपनी औरतों से कर रही थी। औरतें भी उसको आशीर्वाद देकर, जो गांव की औरतें थी, कि बेटा तरक्की करो, तुम्हारे जो विचार हैं देखते हुए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हें परिवार भी मिलेगा, दोबारा सफलता भी मिलेगी। ठीक है जी। अब उसका पति जो था वो ये सब बातें सुन के वापस घर लौटा कि मैं, और उसे भी अफसोस हो रहा था कि मैंने इतनी सुलझी हुई लड़की को अपने भैया भाभी के कहने में आकर घर से बाहर निकाल दिया और इसे इतना भला बुरा उसे कहा। अब वो घर अपनी सोच में पहुंच रहा था। घर के अंदर जैसे ही उसने कदम रखा, पिता और उसका बड़ा भाई खाना खा रहे थे, भाभी कुछ काम कर रही थी। भाभी अपनी पेंटिंगें हाँकने के लिए कि ये लड़की तो हमारी गांव में बदनामी
करके ही रहेगी। अपने आप तो बड़ी बन गई, पढ़ाई मास्टर नहीं बन गई, पढ़ाई करा रही है और हमारी बदनामी कर रही है। उसका पति, निहारिका का पति, कहने लगा अपनी भाभी से कि वहनी, वो बड़ी जरूर बन रही है लेकिन हमारे परिवार की बुराई करके नहीं बन रही है, वो हमारे परिवार की आज भी भलाई कर रही है। कोई उसे हमारे परिवार के प्रति अपशब्द कहता है तो उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़ी जरूर बन रही है लेकिन परिवार की बुराई करके नहीं बन रही, वो अपनी कर्मों से बड़ी बन रही है। अब तो जेठानी चुप और कहता हुआ वो अंदर चला गया। अब उसके माँ बाप, वो भी हतप्रभ के लड़का क्या कह रहा है। जेठ जेठानी खाना वाना खा के अंदर कमरे में कुंडी बंद करके आपस में बातें करने लगे। क्या करोगे, कैसे करोगे। जेठ कहने लगा, भाई मैंने एक रास्ता सोचा है। जेठानी पति से अपने कह रही थी कि देवर की इस तरह की भलाई करते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये उसे वापस घर में ले आएगा और फिर हमारे यहाँ से सब कुछ छिन जाएगा। तो जेठ कहने लगा, मैंने एक रास्ता सोचा है। मैं आज शाम को ही गोपर गांव जाऊंगा वकील से मिलने और पिताजी के नाम जितनी भी जमीन जायदाद है वो सब अपने नाम करा लेता हूँ। वकील से मिलके कागज तैयार करा के पिताजी से किसी भी धोखे से अंगूठा लगवा लूंगा। जेठानी जेठ दोनों खुशियां मना रहे कि हाँ, बहुत जल्दी सारी जमीन जायदाद, छोटे भाई का भी हिस्सा, सब कुछ उनका। छोटा भाई तो अनपढ़ है, उसे क्या पता। उधर निहारिका पहुंची पढ़ाई स्कूल से सीधी द्वारका माई, वहां बैठे थे चांदोलकर जी कहने लगे कि साईं, अहमदनगर का तो वैक्सीन का काम हो गया पूरा। अब काम होना है वैक्सीन का शिरडी में, लेकिन शिरडी में वहां तो मैंने लगवा ली, सबको भरोसा हो गया। अब यहाँ शिरडी में मेरे तरह कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस काम की जिम्मेवारी ले, जिसकी पब्लिक बात भी सुने और सबसे पहले वो वैक्सीन लगवाए। निहारिका द्वारिका माई में प्रवेश कर रहे थे, उसने बातें सुनी। उसने बाबा से कहा, साईं क्या ये काम मैं कर सकती हूँ। बाबा ने आज्ञा दी कि करो। अब तो चांदोलकर जी की समस्या खत्म। चांदोलकर जी ने समझाया उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगले दिन अंग्रेज सरकार के टेंट लग गए वैक्सीन लगाने के लिए। अब निहारिका ने पूरी भूमिका बांधी, गांव वाले इकट्ठे हुए, सबको भूमिका बांधी, समझाया कि भाई पहली वैक्सीन मैं लगवाने जा रही हूँ। दूसरी चीज, ये कोई जहर नहीं है, ये जैसे किसी भी तरह की महामारी की बीमारी से बचाव की दवाई है, जो लगवा लोगे तो तुम महामारी की चपेट में नहीं आओगे। और गांव वाले तो पहले भी भुगत भोगी बैठे थे कुलकर्णी सरकार के, कि महामारी के टाइम पर कुलकर्णी सरकार ने कैसे बेवकूफ़ बनाया था कि दवाई के नाम पे पैसे ठगे थे कि यहाँ तो अंग्रेज सरकार फ्री में लगा रही है। सब गांव वाले तैयार हो गए। अब निहारिका ने कहा, अब आप लोग सब तैयार हैं, अपना नाम वगैरह सब नोट कराओ रजिस्टर में और 3 लाइन बना लो। 3 लाइन बना लो वैक्सीन के लिए। पहली लाइन मर्दों की, दूसरी औरतों की, तीसरी बच्चों की। इस तरह से 3 लाइन बनवा लो और एक एक करके अंदर जाते रहो, वैक्सीन लगवाते रहो। उसके बाद वो सबसे पहले अंदर गई, खुद वैक्सीन लगवाई, आकर बताया, देखो मैंने वैक्सीन लगवा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ, और बेहिचक बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाई। तो साथियों, वैक्सीन का काम शिरडी का भी निपट गया निहारिका की वजह से। तो दोस्तों, आगे निहारिका का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, अगले अंक में कथा को फिर लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, फिर एक बार दोहराना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके लिए मेडिटेशन का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज्ञा दीजिए,
ओम साई राम, ओम साई राम, ओम